आज के एपिसोड में हम एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट्स जितने भी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस से रिलेटेड है वो आज के एपिसोड में हम पूरे करेंगे। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस क्या है, क्यों होता है, अलग अलग पावर्स क्या हैं, उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स बनती हैं उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस है क्या, क्यों करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जब भी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ भाई, सेक्शन 154 में आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई, आपने एफआईआर रजिस्टर कर ली, या सेक्शन 157(1) कहता है कि आपको अदरवाइज कहीं से पता चल गया, भाई पुलिस मौका वारदात पर वहीं पर हाजिर थी, कुछ भी तरीके से आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई कि कॉग्निजेबल ऑफेंस शुरू हो गया, आपने एफआईआर रजिस्टर कर ली, अब आपने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप स्पॉट पे जाते हैं, स्पॉट मजर तैयार करते हैं, स्पॉट इंस्पेक्शन करके। स्पॉट मजर क्या होता है, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बता देता हूं। मान लीजिए एक क्राइम सीन है, ठीक है, यहां पर ये आपकी लाश पड़ी है, ये व्यक्ति की लाश पड़ी है, तो आप यहां पर जाके इसका पूरा एक स्केच बनाते हैं। ठीक है, कहां पर क्या था, उसके फोटोग्राफ्स खींचे जाते हैं, उस सबको स्पॉट मजर कहा जाता है, स्पॉट इंस्पेक्शन, ताकि हम यहां से किसी भी तरीके से एविडेंस कलेक्ट कर सकें। ठीक है जी, अभी इसको इतना ही बताऊंगा, इसके ऊपर अलग से एक लेक्चर मैं करने की सोच रहा हूं, तो तब मैं इसको डिटेल में डिस्कस कर लूंगा। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि जैसे ही आपने एफआईआर रजिस्टर करी कॉग्निजेबल ऑफेंस की, आप स्पॉट पर जाते हैं और मौकाए वारदात पर जहां पर क्राइम हुआ है वहां से आप जितने भी एविडेंस हो सके वो कलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और उसमें से एक एविडेंस होता है क्राइम सीन का स्केच बनाना, क्राइम सीन के बारे में एक डिटेल स्केच बनाना, बॉडी किस दिशा में पड़ी थी, कहां पड़ी थी, दरवाजे से कितनी दूर थी, क्या उसके आसपास कुछ आपको गिरा मिला, तो ये सारी डिटेल्स, एक एक माइन्यूट डिटेल्स यहां पर नोट की जाती है, तो उसको स्पॉट मजहर बोलते हैं, स्पॉट इंस्पेक्शन करने के बाद। ठीक है, और देखिए इन्वेस्टिगेशन में क्या होगा, सीजर होगा। मान लीजिए पुलिस को इनफैक्ट क्राइम सीन से भी हो सकता है, आपको मान लीजिए पिस्टल मिल गई, ठीक है, या आपको कोई कपड़े मिल गए विच वर सॉक्ड इन ब्लड, ठीक है, तो आप कुछ भी वहां पर आपको सामान डॉक्यूमेंट मिलेगा या कुछ भी कोई भी चीज मिलती है आपको, तो आप उसको सीज कर लेते हैं। इसी तरीके से मान लीजिए स्पॉट पर ना मिले, आपको उसके बाद कहीं से इंफॉर्मेशन मिले कि भैया क्राइम से रिलेटेड कोई भी चीज इस घर में है, तो आप इस घर से उसको जब्त कर सकते हैं। उसके अलग अलग प्रोविजंस क्या है, अगेन वी विल डू इट लेटर, अभी के लिए मैं सिर्फ आपको ब्रीफ में ही बता रहा हूं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है भैया, हम अरेस्ट भी करते हैं अक्यूज को। हमें पता चल गया कि भैया जो सस्पेक्ट है वो अक्यूज वो मिस्टर ए है, तो हम उसको अरेस्ट करेंगे, उससे पूछताछ करेंगे, वो हम अरेस्ट के प्रोविजंस में पढ़ेंगे। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इस सब के साथ चलती है वो क्या है, वो है, एक सेकेंड, यस, वो है एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस। एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस क्या है, देखिए आप एक बात समझिए कि मान लीजिए ये क्राइम सीन है, ये मार्केट प्लेस है, और यहां पर ये लाश पड़ी है हमारी, और यहां पर इसको गोली मार के कोई गया, और यहां पर शॉप्स हैं, बहुत सारी शॉप्स। तो पुलिस जब जाएगी तो इन मिस्टर ए से बी से जो शॉप्स के मालिक हैं इनसे पूछताछ करेगी कि भैया आप दुकान पे थे, क्या आपने कुछ देखा, आपने नहीं देखा। तो वो जितना भी विटनेसेस, गवाहों का एग्जामिनेशन करेगा वो सेक्शन 161 में है। अब गवाहों का एग्जामिनेशन कब हो सकता है, जैसा मैंने बताया, एक तो मौका वारदात पे जब आप स्पॉट पे पहुंचते हैं, पुलिस पहली बार जब इंफॉर्मेशन मिलने के बाद स्पॉट पर पहुंचती है, तो एक तो एग्जामिनेशन तभी हो जाएगा, आप ए से पूछेंगे, बी से पूछेंगे, सी से पूछेंगे, डी से पूछेंगे, कोई और भी व्यक्ति वहां पर, मान लीजिए कोई आदमी सामान लेने के लिए आया था दुकान पे, या कोई जा रहा था, रिक्शा वाला था, वो निकल रहा था वहां से, कोई भी व्यक्ति होगा जिसको उस ऑफेंस के बारे में कोई भी जानकारी होगी, उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा, उसको हम 161 में स्टेटमेंट ली जाएगी उसकी। ठीक है, अब जैसा मैंने बताया कि एक तो 161 में आपने तभी की तभी ले ली। अब दूसरी सिचुएशन समझिए, ठीक है, दूसरी सिचुएशन का मैं एग्जांपल देता हूं। सी कहता है कि साहब मैं तो उस समय था नहीं, मैं बाद में आया हूं, लेकिन मेरा नौकर ई था यहां पर जो कि शॉप पर था। तो भाई ई कहां है, ई को बुलाओ। ई जी डर के मारे भाग गया, उसने ऑफेंस देख लिया, ई स्कैर्ड, ही हैज रन अवे टू, मतलब वैसे नहीं भागा, वो अपने घर चला गया है। ठीक है, डर के कारण वो अपने घर चला गया, तो स्पॉट पर नहीं है। अब स्पॉट पर नहीं है तो पुलिस को इसको बुलाना पड़ेगा कि भैया आओ और आके बताओ। अब यहां पर आता है सेक्शन 160। ठीक है, सेक्शन 161
हम डिटेल में करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए सेक्शन 161 में हम क्या कर रहे हैं कि जो भी विटनेसेस हैं हम उनकी एग्जामिनेशन कर रहे हैं, उनसे पूछताछ कर रहे हैं कि भैया बताओ आपको कुछ पता है क्या, आपकी आंखों के सामने हुआ है क्या, आपने किसी को भागते हुए देखा, कुछ भी। मतलब उस इन्वेस्टिगेशन की तह तक पहुंचने के लिए, उस ऑफेंस की तह तक पहुंचने के लिए कोई भी बात जो हम एग्जामिनेशन करेंगे विटनेसेस का, वो 161 में करेंगे। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कुछ तो विटनेस आपको वहीं पे मिल गए, क्राइम सीन पे ही मिल गए, और बाकी विटनेस आपको हो सकता है बाद में पता चले। तो आपके पास पावर भी तो होनी चाहिए ना कि आप उनको बुला सकें, बुला के पूछ सके कि हाँ भाई, अगर अदरवाइज विटनेस आपको क्यों बताएगा, विटनेस क्यों पंगे लेगा। मान लीजिए जो ये डेथ कॉज की है, ये जो डेथ कॉज की है ये किसी मिस्टर एच ने की है। अब ये सारे ए बी सी डी मिस्टर एच के अगेंस्ट क्यों जाएंगे, अपने आप तो ऑटोमेटिकली जाएंगे। पुलिस को थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना पड़ेगा ना, पुलिस पूछेगी जाकर तो ही बताएंगे ना। हालांकि ठीक है, अवेयर सिटीजन होते हैं वो खुद भी जाके बता दें, लेकिन पुलिस को हमें पावर्स देनी पड़ेगी ताकि वो किसी व्यक्ति को बुला सके और उससे पूछताछ कर सके। तो यहां पर पिक्चर में आ जाता है सेक्शन 160। ठीक है, सेक्शन 160 क्या है? इट इज एन इनेबलिंग प्रोविजन, it is very important, it is an enabling provisions and enables an investigating officer the power to require attendance of witness। कि अगर आपको किसी विटनेस को उससे बयान लेने हैं, बयान लेने मेरे कहने का मतलब उससे पूछताछ करनी है, तो आपको पावर दी गई है जिसके अनुसार आप उस व्यक्ति को नोटिस करके बुला सकते हैं पूछताछ के लिए कि भैया आप मुझे बताइए कि क्या क्या आपकी जानकारी में है। तो अटेंडेंस, ठीक है, अटेंडेंस की पावर दी गई है कि आप आइए और अटेंड कीजिए। तो आगे चलने से पहले एक बार हम सेक्शन 160 बेरेक से कर लेते हैं। तो सबसे पहले बेरेक निकाल लो अपना, और साथ में बेरेक से पढ़ेंगे इसको, एक एक लाइन को हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड, बेरेक इज अटैच्ड एट द एंड। 157 है ये रहा 160। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है। चलिए, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, तो इसको मार्क कर लीजिए। कौन? पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, बाय ऑर्डर इन राइटिंग, इसको मार्क कर लीजिए। मैं इनको एक एक चीज को डिटेल में बताऊंगा, अभी आप मार्क करते चलिए। ठीक है, रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ, क्या पावर है कि हाँ, मेरे सामने आके अटेंड कीजिए, दिस इज द पावर। वो रिक्वायर कर सकता है कि आइए और मेरे सामने आके अटेंड कीजिए। किसका? एनी पर्सन। किसको बुला सकता है? एनी पर्सन विद इन द लिमिट्स ऑफ हिज और एनी एडजॉइनिंग स्टेशन। किसको बुला सकता है? किसी आदमी को भी बुला सकता है, लेकिन वो कौन होगा? वो या तो उसके थाने की जुरिस्डिक्शन में, मान लीजिए पुलिस स्टेशन है, ठीक है, इस पुलिस स्टेशन का जुरिस्डिक्शन ये है और ये पुलिस स्टेशन 2 है, इसका जुरिस्डिक्शन ये है। ठीक है, तो या तो वो जिसको वो बुला रहा है अटेंडेंस के लिए, या तो वो इस थाने की जुरिस्डिक्शन में आता है या इसकी थाने की, मतलब जो भी एडजॉइनिंग जुरिस्डिक्शन वाले थाने हैं। ठीक है, अच्छा, किसको बुला सकते हैं? एनी पर्सन अक्वेंटेड, मार्क दिस वर्ड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। जो भी व्यक्ति उस केस के बारे में कुछ भी जानकारी रखता है, किसी फैक्ट की, सर्कमस्टांसेस की, उसको बुला सकता है। ऐसे नहीं मिस्टर ए जिस दिन ऑफेंस हुआ वो नागपुर में थे, ऑफेंस हुआ चंडीगढ़ में, और इनका कोई लेना देना ही नहीं है केस से, दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ना ये अक्यूज को जानते हैं ना ये विक्टिम को जानते हैं, कुछ कहानी नहीं जानते हैं। क्या 160 का नोटिस इनको दे देंगे? सिंपल सी लॉजिक की बात है, नहीं दे सकते। हालांकि सीआरपीसी ने वो बिल्कुल क्लियर कर दिया। सीआरपीसी ने कैसे क्लियर किया? सीआरपीसी ने क्लियरली बताया भैया किसको नोटिस दे सकते हो? किसी भी व्यक्ति को, लेकिन वो व्यक्ति कौन होना चाहिए? जिसको की एक्वेंटेंस होनी चाहिए, जो कि एक्वेंटेड है विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद ये कहता है कि फॉलोइंग व्यक्तियों को पुलिस नोटिस देके नहीं बुला सकती। उनका अगर एग्जामिनेशन करना है तो उनके घर पे करना है। वो कौन कौन है? जो कि अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स, कोई भी व्यक्ति मेल पर्सन हो, 15 से नीचे और 65 से ऊपर हो। ठीक है, 15 से 65, या तो 15 से नीचे हो, छोटा बच्चा हो, या कोई बुजुर्ग हो 65 से ऊपर हो। ऐसे मेल व्यक्ति को आप 160 का नोटिस देकर थाने में नहीं बुला सकते।
अगर आपको उससे कुछ सवाल जवाब करना है, उसका एग्जामिनेशन करना है एज अ विटनेस, तो आप क्या करोगे, उसी के घर पे जाओगे। ठीक है, आप थाने में नहीं बुला सकते उसको। उसके बाद आ जाइए, किसी महिला को नहीं बुला सकते, महिला किसी भी एज की हो। मेल में तो हमने 15 और 65 की रिक्वायरमेंट की है ना, लेकिन महिला किसी भी एज की हो, महिला को आप नहीं बुला सकते। उसके बाद आप आगे आ जाइए, किसी मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति को नहीं बुला सकते, इसको मार्क कर लीजिए। मेंटली या फिजिकली डिसेबल्ड व्यक्ति को भी आप एग्जामिनेशन के लिए नहीं बुला सकते, उसके घर पे ही जाना पड़ेगा। तो ये 3 कैटेगरीज हैं जिसमें कि आप उनको नहीं बुला सकते। अब 160 हमने बेरक से कर लिया, अब 160 के जितने भी न्यूएंसेस होते हैं वो अब हम नोट से डिटेल में करते हैं। आई होप दिस इज क्लियर, मतलब जितना अभी तक किया है मुझे लगता है कि वो क्लियर हो जाना चाहिए। बहुत सिंपल सी बेसिक सी बात है। ठीक है, तो यहां पर हम पढ़ रहे थे कि 160 की जरूरत क्यों पड़ी। 160 की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पुलिस को एग्जामिनेशन करना है सेक्शन 161 में, तो आपको पुलिस को पावर भी देनी पड़ेगी कि पुलिस जिससे पूछताछ करना चाहती है, जिसका एग्जामिनेशन करना चाहती है, तो उसको पुलिस बुला सके, वो पावर हमें पुलिस को देनी पड़ेगी। वो पावर हमने किस में दी, सेक्शन 160 में दे दी। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल वही आता है, हु हैज द पावर अंडर सेक्शन 160। हमने कहा कि सेक्शन 160 में पावर किसके पास है, तो अभी जब हम बेरक से देख रहे थे तो किसके पास थी, वो पर पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, जिसको हम इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या आईओ भी बोलते हैं। केस का आईओ मिस्टर ए है। ठीक है जी, तो सिर्फ और सिर्फ वो पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उस मामले की, सिर्फ वो पुलिस ऑफिसर 160 का नोटिस देकर विटनेस को बुला सकते हैं एग्जामिनेशन करने के लिए। वो किसी भी सूरत में पावर डेलीगेट नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पे मान लीजिए, मैं आपको छोटा सा केस एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए सब इंस्पेक्टर हैं, इनका नाम है एच, ये है इस केस के आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, ये इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अब भैया सब इंस्पेक्टर ने दूसरे सब इंस्पेक्टर मिस्टर के को यह कह दिया कि आप नोटिस इशू कर दो मिस्टर एम के अगेंस्ट और उसको 160 में बुला लो। ये नहीं चलेगा भैया। जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है नोटिस भी वही इशू करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, वो डेलीगेट नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ वो ऑफिसर जो उस केस का इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, सिर्फ वो ऑफिसर उस नोटिस को इशू करेगा कि आइए और हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पावर क्या है 160 में। हालांकि हम डिस्कस कर चुके हैं लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं। पावर ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर टू रिक्वायर अटेंडेंस, कि भैया आके अटेंड कीजिए, ऑफ एनी पर्सन। मैंने आपको अभी बेरक से बताया था एनी पर्सन यूज हुआ है। कौन सा पर्सन, पर्सन हु अपीयर्स टू बी एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। हम ऐसा नहीं कि किसी भी व्यक्ति को बुला लें। एनी पर्सन का मतलब यह नहीं है कि हम किसी भी पर्सन को 160 का नोटिस देके बुला लें कि भैया आके बताइए क्या मामला है, क्या नहीं है, आपकी जानकारी में क्या। नो, दैट इज नॉट अलाउड। नो, व्हाट इज अलाउड, दिस पर्सन शुड बी एक्वेंटेड। उसको कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए। पुलिस को यह लगे कि हां इसके पास कुछ जानकारी हो सकती है, लेकिन पुलिस को किस बिना पर यह लगेगा, या तो भैया एफआईआर में कुछ इस तरीके से बात हो। उदाहरण के तौर पे जब एफआईआर लिखवाई गई, ए ने एफआईआर लिखवाई कि भैया मैं जा रहा था वहां पर, इस प्लॉट पे मैंने देखा कि एम एच को मार रहा है, एम जो है वो एच का मर्डर कर रहा है, और ए ने यह भी बताया कि वहीं पर मिस्टर सी भी थे और सी भी अपने रास्ते से कहीं जा रहे थे। तो हमें एफआईआर से पता चल गया ना कि सी को भी कुछ जानकारी है। तो हमें यहां से पता चल गया कि मिस्टर सी इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, तो मिस्टर सी को 160 का नोटिस देके बुला सकते हैं। ठीक है, दूसरा मान लीजिए जैसे मैंने आपको यहां पर एग्जांपल दिया था, इस वाले एग्जांपल मैंने आपको क्या कहा था, ये मिस्टर सी हैं, ये दुकान के मालिक थे, लेकिन जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया जनाब मैं तो यहां पर था नहीं, लेकिन सुबह सुबह मेरा जो नौकर है ई वो दुकान खोल देता है, वो डर के मारे घर चला गया। तो हमें सी के एग्जामिनेशन से पता चला कि ई को कुछ पता है, तो हमें पता चल गया ना कि ई इज एक्वेंटेड विद द फैक्ट्स, तो हम ई को बुला सकते हैं। वही बात हमने यहां पर डिस्कस की है कि भैया लेट्स चेंज द कलर, जिंदगी कलरफुल होनी चाहिए भाई। एक सेकंड, कलर चॉइस मेरी थोड़ी सी पुअर है और उसका रीजन ये है कि कलर्स जो अवेलेबल है वो भी थोड़े से कम है। चलो एनीवेज, ठीक है, तो हमने क्या कहा कि सेक्शन 160 की पावर क्या है कि पावर ऑफ आईओ टू रिक्वायर अटेंडेंस, किसकी, एनी पर्सन। कौन पर्सन, जिसको एक्वेंटेड हो। एक्वेंटेड कौन होगा हमें कैसे पता,
भाई ऑन व्हाट बेसिस द आईओ विल फॉर्म एन ओपिनियन दैट द पर्सन अपीयर्स टू बी एक्वेंटेड, वो क्या बेसिस होगा जिस पर आईओ ये ओपिनियन बनाएगा कि हाँ इस व्यक्ति को पता हो सकता है। तो हमने क्या बताया कि भैया वो एफआईआर भी हो सकती है, एफआईआर से हमें पता चल गया, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया था इस एग्जांपल में कि हमें एफआईआर से पता चला, या फिर एग्जामिनेशन ऑफ सम अदर विटनेस, हमने किसी और विटनेस का एग्जामिनेशन किया, उस विटनेस ने बता दिया कि हां जी मिस्टर एक्स को भी इसके मामले के बारे में जानकारी हो सकती है, तो मिस्टर ए का हमने एग्जामिनेशन किया, तो अब मिस्टर ए के एग्जामिनेशन से हमें मिस्टर एक्स के एक्वेंटेंस का पता चल गया, तो भैया हम मिस्टर एक्स को बुला लेंगे। तो इन बेसिस पर आईओ अपना ओपिनियन फॉर्म करेगा कि हाँ भैया इनको ये मामला पता हो सकता है। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब अगला सवाल आता है कि क्या डॉक्यूमेंट्स भी बुलाए जा सकते हैं सेक्शन 160 में। तो देखो भाई यहां पे क्या है क्लियरली, रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो पर्सन का मतलब क्या होता है, पर्सन का मतलब पर्सन होता है, तो इसका मतलब डॉक्यूमेंट नहीं बुलाए जा सकते। मान लीजिए एक मुद्दा कहां पर आता है, मुद्दा ये आता है कि पुलिस ने 160 का नोटिस किया मिस्टर ए को और कहा कि भैया कुछ ऑफेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास कुछ ऑफेंस से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आके आप हमें एग्जामिन करने, हमें दिखाइए। नहीं नो, 160 में सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन किसका होगा, विटनेस का। अगर आपको डॉक्यूमेंट मंगाने हैं तो आपको कहां पर जाना पड़ेगा, सेक्शन 91 सीआरपीसी में। ठीक है, तो एक छोटा सा मैं आपको काम दे रहा हूं, हालांकि मैं स्क्रीनशॉट लेके सेक्शन 91 यहां पे डिस्कस कर सकता था, लेकिन ये छोटा सा काम आपके लिए है। अभी वीडियो को पॉज कीजिए और पहले 91 सीआरपीसी एक बार पढ़ लीजिए। अगेन ये सब सेक्शंस हम डिटेल में करते जाएंगे, 91 भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए एक छोटा सा ब्रीफ ले लीजिए कि 91 है क्या। तो 91 में या तो कोई कोर्ट या फिर कोई ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर मेरे कहने का मतलब है, और स्पेसिफाइड पुलिस ऑफिसर है, वो आप वहां पर देख लीजिएगा, वो किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑर्डर कर सकता है कि इस डॉक्यूमेंट को पेश किया जाए हमारे सामने। तो आप एक बार सेक्शन 91 प्लीज एक बार देख लीजिएगा, डिटेल में हम इसे बाद में करेंगे। तो आई होप दिस इज क्लियर कि सेक्शन 160 में हम डॉक्यूमेंट नहीं मंगा सकते कि आप डॉक्यूमेंट पेश कीजिए, ये फाइल आपके पास है, इसको आके दिखाइए हमें। ना 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 ना, आप ज्यादा से ज्यादा मिस्टर ए को बुला सकते हो, उससे पूछताछ कर सकते हो। अगर डॉक्यूमेंट मंगाना है तो सेक्शन 91 में आपको मंगाना पड़ेगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम किसी अक्यूज्ड को भी बुला सकते हैं। देखिए तीन पार्टी होती हैं किसी भी ऑफेंस से संबंधित। भाई एक तो विक्टिम हो गया जिसके अगेंस्ट ऑफेंस हुआ है, अब मान लिया मर्डर ही हो गया तो विक्टिम तो बेचारा है ही नहीं, दुनिया में ही नहीं है। दूसरा हो गया विटनेस जिसको उसके बारे में कुछ जानकारी है, और तीसरा खिलाड़ी हो गया अक्यूज्ड। ये तीन ही तो आदमी होंगे ना, विटनेस होगा, अक्यूज्ड होगा और विक्टिम होगा। अब ये तो क्लियर है कि भैया विक्टिम को हम बुला सकते हैं 160 का नोटिस देके कि विक्टिम साहब आइए और बताइए कौन कौन शामिल थे, क्या क्या आपके साथ हुआ है, क्या नहीं हुआ वो बताइए हमें। आप विटनेस को भी बुला सकते हैं, इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे हैं। अब सवाल ये उठा कि क्या अक्यूज्ड को भी बुला सकते हैं। मान लीजिए अक्यूजेशन मिस्टर ए पर है कि उन्होंने मिस्टर एच के साथ कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, क्या हम सेक्शन 160 का नोटिस देकर मिस्टर ए को बुला सकते हैं? वेरी सिंपल, नंदिनी सतपति वर्सेस पीएल दानी 1978 सुप्रीम कोर्ट, और इसकी साइटेशन है 2 SCC 424। इसमें यह क्लियर कहा गया एनी पर्सन जहां पर इस्तेमाल किया गया, कहां पर, सेक्शन 160 और 161 दोनों में, जहां पर भी एनी पर्सन इस्तेमाल किया गया सेक्शन 160 और 161 में, दैट इंक्लूड्स एन अक्यूज्ड। इसका मतलब अक्यूज्ड को भी हम सेक्शन 160 का नोटिस देकर बुला सकते हैं और सेक्शन 161 में उसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं। देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है जी, तो अक्यूज्ड भी एनी पर्सन में इंक्लूड होगा। देखिए सिंपल सी बात है, पुलिस को सस्पेक्ट हुआ कि भैया इसने क्राइम किया है, अब उसने क्राइम किया तो ऑब्वियसली उसको क्राइम के बारे में, फैक्ट्स के बारे में पता होगा, तो इसलिए एक सिंपल सा लॉजिक है। लेकिन दिस केस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नंदिनी सतपति वर्सेस पीएल दानी 1978 सुप्रीम कोर्ट, साइटेशन इज 1978 2 SCC 424। ठीक है, तो इस केस में ये बात कोई डाउट नहीं रहा कि यस अक्यूज्ड को भी हम बुला सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, अब ये बताइए कि मान लीजिए आपने 160 का नोटिस इशू कर दिया मिस्टर ए को। अब ये मिस्टर ए है हीरो आदमी, ये कहता मैं तो नहीं आऊंगा, आई विल नॉट कम। तो अब पुलिस क्या कर सकती है, कुछ कर सकती है क्या? तो इसका जवाब है भाई पुलिस कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती?
हालांकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल कुछ नहीं कर सकती, लेकिन बाकी केसेस में क्या होता है मैं आपको बताता हूं। देखिए, मान लीजिए आप किसी को सम्मन करते हैं। सम्मन कौन करता है? कोर्ट करता है। कोर्ट जब मिस्टर ए को सम्मन करता है कि आओ और मेरे सामने पेश हो जाओ, ठीक है। अब ये मिस्टर ए अगर नहीं जाते हैं तो कोर्ट क्या कर सकता है? कोर्ट इनके अरेस्ट वारंट इशू कर सकता है, कोर्ट इनकी प्रॉपर्टी को सीज कर सकता है। इसलिए आप कोर्ट के सम्मन को लाइटली नहीं ले सकते। अगर कोर्ट से सम्मन आ गया तो आप ये नहीं सोच सकते कि मैं तो नहीं जा रहा भाई, मत जा। कब तक नहीं जाएगा? कोर्ट के पास पावर्स हैं, आपकी ऐसी रेल बनाएंगे कि आपको जाना ही पड़ेगा। अरेस्ट होके जाओगे, इससे अच्छा शराफत से आप सम्मन पे ही चले जाओ। या आपकी प्रॉपर्टी जब सीज होगी, आपने जितना भी कमाया उसको सारा कोर्ट सीज कर लेगा, फिर आपको जाना पड़ेगा, जलालत होगी, बेइज्जती होगी, इससे पहले आप सम्मन पे ही चले जाओ। लेकिन क्या सेक्शन 160 में ये चीजें पॉसिबल हैं? इसका आंसर है नो, नॉट पॉसिबल। व्हाई? बिकॉज सेक्शन 160 क्या है? एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है। कौन पास कर रहा है? पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर कौन है? एग्जीक्यूटिव है, वो जुडिशरी नहीं है। जुडिशरी कौन होता? कोर्ट से अगर सम्मन जाता, मजिस्ट्रेट साहब करते, जज साहब करते, तो वो एक कोर्ट का सम्मन होता। तो क्योंकि सेक्शन 160 एक सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, वो सम्मन ऑफ द मजिस्ट्रेट नहीं है, इसलिए ना तो उसको हम अरेस्ट कर सकते हैं। अगर मिस्टर ए हीरोपंती में कह रहे हैं कि भाई तुमने नोटिस कर दिया, मैं तो नहीं आता थाने में, बताओ क्या करोगे, तो भाई कुछ नहीं कर सकते, उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, उसको आप अरेस्ट नहीं कर सकते जैसे समन के मामले में कर सकते थे। और क्यों नहीं कर सकते? मैंने बताया, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, वो समन ऑफ द मजिस्ट्रेट नहीं है। साथ की उसकी प्रॉपर्टी भी सीज नहीं कर सकते, ठीक है। Therefore, in case of violation, no consequential order can be passed. Neither he can be arrested. ये काटा मारा हुआ है मैंने, और neither सीजर हो सकता है। Nothing of these can be done. तो अब क्या किया जा सकता है? एक एक्शन तो उसके अगेंस्ट हो सकता है। क्या हो सकता है? सेक्शन 174 का प्रोसिक्यूशन उसके अगेंस्ट चलाया जा सकता है। सेक्शन 174 ऑफ इंडियन पीनल कोड क्या कहता है? सेक्शन 174, नॉन अटेंडेंस इन ओबीडियंस टू एन ऑर्डर फ्रॉम पब्लिक सर्वेंट। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट आपको ऑर्डर देता है अटेंडेंस का कि आके मेरे सामने पेश होइए, और आप उसको डिसऑबे करते हो, तो सेक्शन 174 आईपीसी का ऑफेंस आपके अगेंस्ट बनता है। तो सीधा तो उसको अरेस्ट नहीं कर सकते जो मना कर रहा है सेक्शन 160 सीआरपीसी का नोटिस मानने के लिए, लेकिन उसके ऊपर सेक्शन 174 आईपीसी में कार्रवाई हो सकती है। अगर वो प्रूव हो गया तो उसकी कन्विक्शन, जो भी सजा पनिशमेंट दी गई है सेक्शन 174 में, उसके ऊपर लागू हो जाएगी। तो इट इज एज सिंपल एज दैट। 160 का नोटिस पुलिस डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकती, अरेस्ट नहीं कर सकती, सीज नहीं कर सकती, लेकिन पुलिस सेक्शन 174 आईपीसी में उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चला सकती है, कार्रवाई कर सकती है, ठीक है जी। 174 क्या है? किसी भी पब्लिक सर्वेंट की अटेंडेंस के ऑर्डर को डिसओबे करना। तो यही तो हुआ ना यहाँ पे। पब्लिक सर्वेंट कौन है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पब्लिक सर्वेंट हो गया ना। तो पब्लिक सर्वेंट ने आपको ऑर्डर दिया 160 का कि मेरे सामने पेश हो जाओ, आपने नहीं माना, इसका मतलब आपने क्या कर दिया? पब्लिक सर्वेंट का ऑर्डर डिसओबे कर दिया। डिसओबे कर दिया तो आ जाओ 174 में, 174 आईपीसी में आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन की कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं। लेट्स चेंज द कलर, नाउ विल टेक ब्लू। चलिए, आर देयर एनी लिमिटेशन ऑब्लिक कंडीशंस ऑन द पावर टू ऑर्डर अटेंडेंस अंडर 160? देखिए, अब हमने सारा 160 का मामला पढ़ लिया है। हमने क्या क्या पढ़ा? पावर किसके पास है, तो हमने बताया किसके पास है जनाब, ये सिर्फ आईओ के पास है, वो आगे नहीं दे सकता है, ठीक है। पावर क्या है ये हमने देख लिया, पावर है अटेंडेंस सीक करना। किसकी कर सकते हैं? एनी पर्सन की कर सकते हैं। एनी पर्सन कौन होगा? जिसको अक्वेंटेंस होगी मामले की। अक्वेंटेंस का कैसे पता चलेगा? या तो एफआईआर से पता चले, किसी और के एग्जामिनेशन से पता चले, ठीक है जी। उसके बाद हमने देखा कि सेक्शन 160 में जो एनी पर्सन है वो अक्यूज को भी इंक्लूड करता है। नंदिनी सतपति वर्सेस पीएल दानी, वेरी इंपॉर्टेंट केस, प्रीलिम्स के हिसाब से भी और मेंस के हिसाब से भी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा कि भैया अगर कोई 160 के नोटिस को डिसओबे करता है तो उसके साथ क्या हो सकता है? उसके साथ कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ सेक्शन 174 आईपीसी की कार्रवाई उसके अगेंस्ट हो सकती है। एकदम से पुलिस उसको अरेस्ट नहीं कर सकती है, ठीक है। ये सारा हो गया। अब आता है कि क्या कोई लिमिटेशंस हैं? बिल्कुल लिमिटेशंस, और क्या क्या लिमिटेशंस हैं वो अभी हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ओनली द आईओ कैन मेक द ऑर्डर।
ठीक है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोई और है और ऑर्डर कोई और कर रहा है, कोई और पुलिस अधिकारी उसी पुलिस स्टेशन का, नॉट अलाउड। नहीं, सिर्फ और सिर्फ जो 160 का ऑर्डर है, नोटिस है, वो सिर्फ और सिर्फ कौन इशू करेगा? आईओ इशू करेगा। दी ऑर्डर शैल बी इन राइटिंग। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं, हमने ये डिस्कस किया था। देखिए ये रहा सेक्शन 160, खोलिए दोबारा से। ये क्या था? हमने मार्क किया था ऑर्डर इन राइटिंग। तो जो नोटिस है अटेंडेंस के लिए जो आप ऑर्डर कर रहे हैं कि मेरे सामने आके पेश हो जाइए, वो ऑर्डर भैया आपका राइटिंग में होना चाहिए। क्लियरली बेरेक से हमें पता चल रहा है। तो दिस इज दी सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन क्या थी? पहली कंडीशन ये थी एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, यही पुलिस ऑफिसर कर सकता है। तो दिस वाज कंडीशन 1 एंड दिस इज कंडीशन 2। ठीक है, कंडीशन 3 भी यहीं से देख लेते हैं। कंडीशन 3 ये है जो मैंने आपको मार्क करवाया था कि भैया आप 15 साल से छोटे बच्चे को नहीं बुला सकते, 65 साल से बड़े बुजुर्ग को नहीं बुला सकते, मेल महिला को आप किसी को नहीं बुला सकते, वुमेन को आप बिल्कुल नहीं बुला सकते, और मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड को नहीं बुला सकते। अगर इनका एग्जामिनेशन करना है आपको तो उनके घर पे करना पड़ेगा जहां पर वो लोग रहते हैं। ठीक है जी, तो आई होप दिस इज क्लियर। कितना ऊपर है? यस, ओके, ठीक है। दिस वी हैव डिस्कस्ड ओनली द आईओ कैन मेक द ऑर्डर। दूसरा वी हैव डिस्कस्ड राइटिंग में होना चाहिए। दिस डी वी हैव डिस्कस्ड, ठीक है, कि भैया मेल अंडर 15 और ओवर 65 नॉट अलाउड, उसके रेजिडेंस पे जाओ। वुमेन किसी भी उम्र की हो उसके रेजिडेंस पे जाओ, उसको थाने में नहीं बुलाओगे। मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड उसको थाने में पीएस में नहीं बुलाओगे, उसके रेजिडेंस पे जाओ। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अब आता है एक कंडीशन रह गई, मैंने हालांकि मैं डिस्कस कर चुका हूं। द पर्सन ऑर्डर टू अटेंड should be within the limits of his own or any adjoining station। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। ठीक है, मान लीजिए PS1 है, ये PS2 है, PS3 है, PS5 है। अब ये तो एडजॉइनिंग हो गए ना बिल्कुल, तो यहां से तो बुला सकता है, लेकिन अब मान लीजिए वो PS5 के जुरिसडिक्शन में आने वाले किसी व्यक्ति को बुलाए तो वो नहीं बुला सकता। नो, ही कैन नॉट आस्क हिम टू कम। सेक्शन 160 का नोटिस उसे नहीं दिया जाएगा। अगर उसको पूछताछ करनी है तो भाई तुम जाके पूछताछ करो, दूसरे थाने से, इतनी दूर से कोई नहीं आएगा। सिंपल सा लॉजिक है यार, मतलब देयर इज नथिंग मच टू अंडरस्टैंड। तो दीज आर दी 4 कंडीशंस दैट वी हैव डिस्कस्ड। सेक्शन 160 में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं पावर पे या जो कंडीशंस है वो 4 हैं। पहला सिर्फ आईओ इशू कर सकता है, दूसरा वो राइटिंग में होना चाहिए, तीसरा अपना थाना, ओन जुरिसडिक्शन और एडजॉइनिंग, और फॉलोइंग को नहीं बुला सकता है। फॉलोइंग को कौन? मेल 15 साल, 65 साल, फीमेल एनी एज, और भैया मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड। इनको करना है तो इनके रेजिडेंस पे करेगा। मेरी थोड़ी सी राइटिंग इससे मतलब वैसे भी खराब है और इसमें तो और खराब आती है, तो प्लीज बेयर विद दैट। ठीक है, तो आई होप सेक्शन 160 इज क्लियर। सेक्शन 160 हम कर चुके हैं। एक बार देख लेते हैं कि कितना हो गया वीडियो रिकॉर्ड। अगर ज्यादा लंबा होगा तो हम 161 अगले वीडियो में, अगले एपिसोड में कर लेंगे। जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो अभी किया जा सकता है, लेट्स डू 161 इन दिस एपिसोड ओनली, ताकि ये टॉपिक ही फिर कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अब हमने देख लिया कि भैया 160 में हम नोटिस देते हैं बुलाने का कि आइए और बताइए, और 161 में हम एग्जामिनेशन करते हैं, पूछताछ करते हैं, सवाल जवाब उससे करते हैं। क्या जानते हो आप, क्या आप वहां पर थे, आपने क्या देखा, क्या आपके पास कोई और जानकारी, कुछ भी इंफॉर्मेशन हमें किसी व्यक्ति से मिले जिसको फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से एक्वेंटेड है, तो भैया हम उससे पूछताछ करके अपना इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएंगे। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब हम आ जाते हैं सेक्शन 161 में। अब हमने पुलिस उसको नोटिस दिया 160 का और वो हमारे पास आ गया, हम उससे पूछताछ करेंगे। पूछताछ में क्या क्या चीज ध्यान रखनी है, कौन कौन से टॉपिक्स हमें करने हैं, उसका एक डिटेल एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि कौन इस पावर को इस्तेमाल कर सकता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस कौन कर सकता है। अब देखिए 160 में ऑर्डर कौन दे सकता था, नोटिस कौन दे सकता था? सिर्फ आईओ। तो क्या इसमें भी ये पावर सिर्फ आईओ के पास है या आईओ किसी और को भी डेलीगेट कर सकता है? ये हमारा सवाल बनता है, हम इसको चेक करेंगे। ठीक है जी। दूसरा, किसको एग्जामिन किया जा सकता है? वही सब लॉजिक है, पर्सन एक्वेंटेड होना चाहिए। पर्सन एक्वेंटेड कौन होगा?
विक्टिम हो सकता है, विटनेस हो सकता है, अक्यूज्ड हो सकता है। नंदिनी सतपथी के केस में हमने देखा था कि अक्यूज्ड भी सेक्शन 160 और सेक्शन 161 में एनी पर्सन का विल इंक्लूड अक्यूज्ड ऑल्सो। तो वो फंडा यहां पर भी अप्लाई होता है। तो किसको एग्जामिन किया जा सकता है? किसी व्यक्ति जो कि एक्वेंटेड हो। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, टाइप ऑफ एग्जामिनेशन कौन सी होगी? ओरल। ओरल, मुंह जुबानी आप उससे पूछताछ करेंगे। अब ये कह रहा है कि ओरल होगी, चलो मान लेते हैं, आप कह रहे हो तो झूठ थोड़ी ना बोलोगे, मान लिया ओरल होगी। लेकिन क्या जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो बाउंड होगा रिकॉर्ड करने के लिए? अब ए जो आईओ है उसने बी को बुलाया, 160 का नोटिस दे दिया, ठीक है। अब 160 का नोटिस देने के बाद ये सब पहुंचने हैं थाने में, ये थाना है अपना पीएस। अब जो बी से इसने एग्जामिनेशन किया सेक्शन 161 में, कौन सी कैसे एग्जामिनेशन का तरीका क्या होगा? ओरल, मुंह जुबानी से पूछेगा। अब इसने जो स्टेटमेंट दी कि मैं वहां पर था, मैंने देखा सी ने डी को चाकू मारा, ये जितनी भी इसने स्टेटमेंट दी, तो क्या ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जाएंगी? क्या इनको लिखित फॉर्म में किया जाएगा? वो हम आगे देखेंगे। तो सवाल एक तो अपना ये बनता है, अगर ये रिकॉर्ड की गई, मतलब क्या ये मैंडेटरी रिकॉर्डेड है, क्या शैल बी रिकॉर्डेड है या मे बी रिकॉर्डेड है, क्या क्राइटेरिया है वो देखेंगे। अब मान लीजिए रिकॉर्ड कर ली, तो मोड ऑफ रिकॉर्डिंग क्या होगा, कैसे रिकॉर्ड की जाएगी? और अगर रिकॉर्ड कर ली तो क्या जो विटनेस है, ये मिस्टर बी हैं जो बता रहे हैं कि मैंने ये देखा, क्या उनके साइन लिए जा सकते हैं उस पर? वो हम चेक करेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद आएगा कि जिस व्यक्ति को आप बुला रहे हैं एग्जामिनेशन करने के लिए, जिसका आप एग्जामिनेशन कर रहे हैं, क्या वो बाउंड है आंसर देने के लिए? आपने बी को बुलाया है, यहां पे सॉरी यार थोड़ा जुकाम है, आपने बी को बुलाया है, यहां पे बी से आपने सवाल पूछा, ठीक है, कुछ भी पूछा कि आपने मौका वारदात पर क्या देखा, और बी उसका आंसर ना दे, इज ही बाउंड टू आंसर? ये सवाल बनता है, ठीक है। तो इन सब सवाल के हम आंसर ढूंढेंगे सेक्शन 161 में। इससे पहले अगेन हम वही करते हैं, सेक्शन 161 चलते हैं और सेक्शन 161 को एक बार डिटेल में पढ़ते हैं बेरेक से। बेरेक निकालो आप सबसे पहले। आप चलिए सेक्शन 161 देखिए, ये क्या कह रहा है? एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर, इसको मार्क कर लीजिए, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। तो वही कौन हो गया? वही अपना इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो गया। और एनी ऑफिसर नॉट बिलो सच रैंक एज द स्टेट गवर्नमेंट बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर प्रिस्क्राइब इन दिस बिहाफ एक्टिंग ऑन द रिक्विजिशन ऑफ सच ऑफिसर मे एग्जामिन ओरली। तो कौन कौन एग्जामिन कर सकता है? मैंने कहा था ना, पावर किसके पास है? एक तो हो गई आईओ के पास, एनी पुलिस ऑफिसर, ओके सॉरी फॉर द ब्रेक, देयर वाज सम मतलब बीच में कुछ काम था। चलिए एनीवेज, ठीक है। तो मैंने ये कहा कि कौन कौन कर सकता है 161 में जो पावर दी गई है एग्जामिनेशन की, कि अब आप उसका एग्जामिनेशन करेंगे, उससे पूछताछ करेंगे सिंपल वर्ड्स में, तो वो कौन कौन कर सकता है? तो मैंने बताया 1 आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, 2 एनी पुलिस ऑफिसर जिसको कि उसने रिक्वेजिशन दी है। अब मिस्टर ए हैं, वो आईओ हैं, अब वो रिक्वेजिशन दे दे, किसको दे दे? मिस्टर बी को, ठीक है जी। लेकिन मिस्टर बी कौन है और उनका रैंक क्या होना चाहिए? क्या वो कांस्टेबल को दे सकते हैं ऑर्डर कि हाँ भैया तुम वो कर लो? क्या वो सिपाही को दे सकते हैं कि तुम इन्वेस्टिगेशन कर लो? ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ये कहेगा कि भैया आईओ जिस ऑफिसर को रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप एग्जामिनेशन कर लीजिए, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर यही है, लेकिन ये बी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप इस मिस्टर सी का एग्जामिनेशन कर लीजिए, तो इस बी का रैंक क्या होगा वो कौन डिसाइड करेगा? वो स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। तो आप ये मार्क कर लीजिए कि 161 की एग्जामिनेशन कौन कौन कर सकता है? एक तो आईओ कर सकता है, और दूसरा वो अगर किसी ऑफिसर को रिक्वेस्ट करे अपने थाने के, तो वो पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है, लेकिन उसका रैंक क्या होगा? वो रैंक स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो स्टेट टू स्टेट डिफर करेगा, ठीक है जी। चलिए अब दूसरा हमने देखा था ना, हमने अभी कहा था कि जो एग्जामिनेशन का मोड होगा वो क्या होगा? ओरल होगा। तो यहां पर ये देखिए, ये लिख रखा है, इसको मार्क कर लीजिए, मे एग्जामिन ओरली।
ठीक है, तो एग्जामिन किस तरीके से करेंगे? ओरली। ऐसा नहीं कि मतलब इसका क्लियर कर देता हूं, वैसे तो समझने वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि मिस्टर ए को बुलाया, ये विटनेस है, और आते ही एक क्वेश्चनेयर दे दिया इनको, उसमें क्वेश्चन है 1 2 3 4 और कह दिए कि इसका जवाब लिख के दीजिए आप। एक, तुम वहां पर क्या कर रहे थे? 2, क्या तुमने क्या देखा? 3, क्या तुमने अक्यूज को भागते हुए देखा? मतलब जो भी सवाल है उन्होंने लिखित में दे दिया और कह रहे हैं इनका आंसर आप राइटिंग में दे दीजिए। ये नहीं होगा, आप क्या कर सकते हो? ओरली पूछ सकते हो उससे, ठीक है। और वही बात है, एनी पर्सन सपोज टू बी एक्वेंटेड, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। अब आइए क्लॉज 2 पे। सच पर्सन शेल बी बाउंड टू आंसर ट्रूली ऑल क्वेश्चंस। एक सेकेंड, चलिए ये ना हम बाद में आएंगे, अभी पहले हम नोट्स पे चलते हैं, क्योंकि जब ये टॉपिक करेंगे ना, मतलब ये जब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम इसके डायरेक्ट पे आ जाएंगे। चलिए ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था? हु कैन यूज द पावर अंडर सेक्शन 161? वो हम डिस्कस कर चुके हैं। पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन, दैट इज द आईओ, या फिर पुलिस ऑफिसर एक्टिंग ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ द आईओ। ये उसका मतलब वो आईओ में आस्क अदर पुलिस ऑफिसर टू एग्जामिन, आईओ दूसरे पुलिस ऑफिसर को एग्जामिन करने के लिए बोल सकता है। द रैंक ऑफ सच पीओ विल बी वन प्रिस्क्राइब्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ये मैंने आपसे डिस्कस कर लिया है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये है, अ पर्सन इज बीइंग एग्जामिन्ड, एक मिस्टर ए का एग्जामिनेशन हो रहा है 161 में। इज ही बाउंड टू आंसर? क्या वो आंसर देने के लिए बाउंड है? अब चलते हैं फिर से बेरेक्ट पे। देखिए 161 सबसेक्शन 2, अ पर्सन शेल बी बाउंड टू आंसर, क्लियरली बोल रहा है कि यस ही विल बी बाउंड टू आंसर ऑल क्वेश्चंस, ठीक है। लेकिन इसकी दो रिस्ट्रिक्शंस हैं। दो रिस्ट्रिक्शंस क्या है? पहली रिस्ट्रिक्शन, रिलेटिंग टू सच केस पुट टू हिम, जो सवाल पूछे जा रहे हैं वो उसी केस की इन्वेस्टिगेशन से संबंधित हो। अब आपने 160 का नोटिस दिया है मर्डर ऑफ ए पे, ए का मर्डर हुआ था भैया, उसके बारे में पूछताछ करनी है, और आप उससे पूछताछ करने लग जाओ डी के घर चोरी हुई थी और इस डी के घर चोरी का इस केस से कोई लेना देना नहीं है, तो यह सवाल आप नहीं पूछ सकते। जिस केस की आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो, जिस केस में आप उसको एग्जामिनेशन के लिए बुला रहे हो, उसी केस से संबंधित अगर सवाल पूछ रहे हो तो वो बाउंड है आंसर देने के लिए, ठीक है। दूसरा, कोई भी ऐसा सवाल जो उसको या तो किसी क्रिमिनल चार्ज में फंसाता हो, या कोई पेनल्टी में कराता हो, या फोरफीचर कराता हो। फोरफीचर क्या है? आपकी संपत्ति को जब्त कराता हो। वो सवाल वो बाउंड नहीं है देने के लिए, इज नॉट बाउंड। अब मान लीजिए आप अक्यूज्ड से पूछें कि क्या तुमने मारा, तो अक्यूज बाउंड नहीं है इसका आंसर देने के लिए। क्यों? इसका आंसर देने से हो सकता है अक्यूज के ऊपर क्रिमिनल चार्ज हो जाए। तो कोई भी ऐसा सवाल, कौन सा, या तो वो केस से संबंधित नहीं है, केस से संबंधित ही नहीं है, उसका आंसर बाउंड नहीं है वो देने के लिए, आई विल नॉट गिव द आंसर। दूसरा, कोई भी ऐसा सवाल जो उस व्यक्ति को या तो किसी क्रिमिनल चार्ज या पेनल्टी, भाई पैसे का जुर्माना, या फॉरफीचर, इसके कारण उसका ये होता हो, तो भी वो बाउंड नहीं है। अब देखते हैं इसको नोट्स में। देखिए सेक्शन 161 सबसेक्शन 2, ये हमने डिस्कस किया। द पर्सन इज बाउंड टू आंसर, हम देख चुके हैं, ऑल क्वेश्चंस एक्सेप्ट क्वेश्चंस नॉट रिलेटिंग टू द केस अंडर इन्वेस्टिगेशन, जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि उस केस से संबंधित ही नहीं, दूसरे केस से संबंधित पूछ रहा है, भाई नहीं बताएगा। क्वेश्चंस आंसर टू विच वुड हैव टेंडेंसी टू एक्सपोज हिम टू क्रिमिनल चार्ज, पेनल्टी और फोरफीचर, ठीक है। अब देखिए, जब हम कह रहे हैं कि बाउंड टू आंसर है, अब वो बाउंड टू आंसर है लेकिन वो जवाब नहीं दे रहा है, तो क्या क्या कार्रवाई उसके अगेंस्ट हो सकती है? पहली कार्रवाई सेक्शन 179 आईपीसी क्या कहता है? रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट, सॉरी दिस इज पब्लिक सर्वेंट, रिफ्यूजिंग टू आंसर पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज टू क्वेश्चन। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऑथराइज्ड है आपसे सवाल करने के लिए और आप उसको रिफ्यूज करते हैं, तो आप 179 का ऑफेंस करते हैं।
तो एक तो सेक्शन 179 का ऑफेंस आपके ऊपर लगेगा। दूसरा, अगर आप आंसर तो दे रहे हैं लेकिन फॉल्स आंसर दे रहे हैं तो कौन कौन से ऑफेंस आपके लगेंगे? सेक्शन 177 फर्निशिंग फॉल्स इन्फो, आप गलत इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, और सेक्शन 193 पनिशमेंट फॉर फॉल्स एविडेंस, आपने गलत एविडेंस दिया है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि वो बाउंड है, लेकिन एक परिस्थिति में बाउंड नहीं है, जब वो केस से संबंधित ना हो, दूसरा उसका आंसर देने से उसके ऊपर खुद कोई क्रिमिनल चार्ज लगता हो या उसको पेनल्टी लगती हो या फॉरफीचर लगता हो, कुछ भी होता हो, तो भी वो जवाब देने के लिए बाउंड नहीं है, वो जवाब नहीं देगा। और अगर उसने जवाब नहीं दिया, वो बाउंड था लेकिन जवाब नहीं दिया, तो क्या होगा? सेक्शन 179 की कार्रवाई होगी उसके ऊपर, जिसमें कि पब्लिक सर्वेंट जो कि ऑथराइज आपसे सवाल पूछने के लिए, उसको आप जवाब नहीं देते तो सेक्शन 179 आईपीसी, और अगर आप गलत जवाब देते हैं तो सेक्शन 177 और सेक्शन 193, फॉल्स एविडेंस देना और फॉल्स इंफॉर्मेशन देना। ठीक है, अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है, ये नोट्स में थोड़ा सा क्लोज हो गया है, इसको थोड़ा सा आप अलग करके समझिएगा। दिस इज सेपरेट, ये सेपरेट है। ठीक है, क्या इंपॉर्टेंट बात आती है? नंदनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी 1978 सुप्रीम कोर्ट के केस में यह कहा गया कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 की जो प्रोटेक्शन है, वैसी ही प्रोटेक्शन सेक्शन 161(2) भी दे रहा है। तो 123 की आर्टिकल 23 की प्रोटेक्शन क्या है? नो पर्सन अक्यूज्ड ऑन ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। एक व्यक्ति जो कि अक्यूज्ड है, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता अपने खिलाफ कुछ भी विटनेस देने के लिए। मतलब उससे ऐसा सवाल नहीं पूछा जा सकता क्या तुमने मारा, वो कंपेल नहीं किया जा सकता। अब जो प्रोटेक्शन अक्यूज्ड को, देखिए आर्टिकल 20 क्लॉज 3 क्या कर रहा है? अक्यूज्ड को प्रोटेक्शन दे रहा है ना, कि भाई उससे आप ऐसा कोई भी सवाल या कुछ भी कंपेल नहीं करोगे कि वो अपने खिलाफ एविडेंस दे। ठीक है, ऐसा ही प्रोटेक्शन 161(2) भी दे रहा है ना। कैसे दे रहा है 161(2)? 161(2) ये कह रहा है कि भैया अगर उससे आपको कोई क्रिमिनल चार्ज में फंसते हो, पेनल्टी में फंसते हो, फॉरफीचर में फंसते हो, तो आप बाउंड नहीं हो। ऐसी प्रोटेक्शन आपको सेक्शन 161 सबसेक्शन 2 ने दे दी, जो आर्टिकल 20 क्लॉज 3 आपको दे रहा था। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब आते हैं अगले सवाल पे। What is the difference between section 161(2) CRPC and section 132 इंडियन एविडेंस एक्ट? तो अब हालांकि 132 इंडियन एविडेंस एक्ट हमने डिटेल में एविडेंस में पढ़ा था, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं शायद अभी आपको ध्यान ना हो, इसलिए हम सेक्शन 132 एक बार बेरेक से करते हैं। तो आप एक बार वीडियो को पॉज कीजिए, एविडेंस एक्ट निकालिए और सेक्शन 132 उसमें से निकालिए, उसको हम डिटेल में करते हैं। ठीक है, तो 132 क्या कह रहे हैं? 132 की हेडिंग है विटनेस नॉट एक्सक्यूज्ड फ्रॉम आंसरिंग ऑन ग्राउंड दैट आंसर विल क्रिमिनेट। A witness shall not be excused from answering any question as to any matter relevant to the matter in issue in any suit or any civil or criminal proceeding upon the ground the answer to such question will criminate, may tend directly or indirectly to criminate such witness, or that it will expose or tend directly or indirectly to expose to penalty forfeiture of any kind। ये कह रहा है कि अगर आपने किसी विटनेस को बुलाया कोर्ट में और आप उससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आपसे मेरे कहने का मतलब है प्रोसिक्यूशन पूछ रहा है, डिफेंस पूछ रहा है, कोर्ट पूछ रहा है, कोई भी उससे सवाल पूछ रहा है, आप कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिस सवाल से उसके ऊपर खुद एक क्रिमिनल चार्ज लग सकता है, वो क्रिमिनेट हो सकता है, या उसकी कोई पेनल्टी उस पर लगाई जा सकती है, या उसका फॉरफीचर हो सकता है, तो क्या ये विटनेस ये कह सकता है कि भैया मैं इस आंसर का जवाब नहीं दूंगा? नहीं, ही कैन नॉट से दैट। उदाहरण के तौर पे 132 जो मैंने पढ़ाया था तब भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, ये घर है, यहां पर मिस्टर बी चोरी करने के लिए गए हुए हैं। अब जब मिस्टर बी चोरी करने के लिए गया तो इन्होंने देखा कि मिस्टर ए ने सी को गोली मार दी, तो इसके सामने मारी। अब ये एज अ विटनेस कोर्ट में गया है, कोर्ट में गया है, तो इससे सवाल पूछा गया कि भैया क्या आपने देखा ए ने सी को गोली मारी? हाँ जी देखा। आप रात के 2 बजे सी के घर में क्या करने गए? आप वहां पर कैसे गए? भाई तभी तो पता चलेगा ना कि ये वहां क्या कर रहा है, इसका कोई लेना देना नहीं है, वहां पे रहता नहीं, इसका नौकर नहीं, रिश्तेदार नहीं, कोई दूर दूर तक जानकारी नहीं। तो रात के 2 बजे आप सी के घर में क्या कर रहे थे?
तो अब जैसे ये क्वेश्चन इसने पूछा तो फंसेगा ना, ये बताएगा कि मैं तो चोरी करने गया था, अटेम्प्ट टू थेफ्ट के मामले में फंसेगा, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। तो ये क्या इसको ये जवाब देना जरूरी है? तो सेक्शन 132 ये कहता है कि हां जी बिल्कुल जवाब देना जरूरी है, लेकिन सेक्शन 132 साथ में एक प्रोविजो भी जोड़ देता है जिसमें कहता है कि कोई भी आंसर जो कि विटनेस को कंपेल करने के बाद मिला हो, उससे उसका ना कोई अरेस्ट होगा, ना प्रोसिक्यूशन होगा, और ना उसको किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में प्रूव किया जा सकता है एक्सेप्ट गिविंग फॉल्स एविडेंस बाय सच आंसर। ठीक है, तो मान लीजिए मिस्टर बी ने ये बोल दिया कि जी मैं तो वहां पे चोरी करने के लिए गया था। अब स्टेटमेंट से हम क्या कह रहे हैं, 132 में ये स्टेटमेंट कंपेल किया जा सकता है कि सच सच बता भाई तू क्या कर रहा था। मिस्टर बी ये नहीं कह सकता कि यार मैं नहीं बताऊंगा, मैं बताऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा। नो, ही कैन नॉट से दैट। तो अब जब हम विटनेस से इतना उगलवा रहे हैं, पूछ रहे हैं, तो उसका भी तो हमें बचाव कुछ करना पड़ेगा ना। तो उसका बचाव कहां पर होता है? उसका बचाव होता है प्रोविजो में, उसी सेक्शन के प्रोविजो में। और प्रोविजो क्या कह रहा है कि जो आप जवाब देंगे जिसके लिए आपको कंपेल किया गया था, उस जवाब के कारण ना तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है, ना आपके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन चलाया जाएगा, ना वो जो जवाब था वो किसी भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आपके अगेंस्ट प्रूव किया जाएगा। मान लो कल को किसी और रीजन से, इस स्टेटमेंट से तो उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन चलेगा नहीं, मतलब स्टेटमेंट के कारण तो उसके ऊपर अटेम्प्ट टू थेफ्ट का केस चलेगा नहीं, लेकिन मान लीजिए कल को किसी और सबूत से अटेम्प्ट टू थेफ्ट का केस चल जाए, तो जो प्रोसिक्यूशन है वो ये नहीं कह सकता कि साहब देखो उसने उस मामले में उस कोर्ट में ये माना था कि हां मैं घर में चोरी करने के लिए गया था। नहीं, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग में। तो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सेक्शन 161 का सबसेक्शन 2 और सेक्शन 132 में अंतर क्या है। ठीक है, चलिए एक मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगा, मेंस में जब आप आंसर लिखें तो आपको ये पैराग्राफ फॉर्म में ही लिखना है। अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इसको टेबुलर फॉर्म में यूज किया गया है, लेकिन ज्यादातर रिकमेंड यही किया जाता है दैट व्हेन यू आर राइटिंग आंसर इन मेंस, जिसमें कि आपको डिफरेंस बताना है, तो आपको पैराग्राफ वाइज लिखना है। पहला डिफरेंस पैराग्राफ 1 में आ गया, फिर 2, 3 इस तरीके से। टेबुलर फॉर्म में आप अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, चलिए पहला डिफरेंस क्या है सेक्शन 161(2) और 132 में। अंडर सेक्शन 161(2) ये मैंडेटरी है कि भैया विटनेस को आंसर देना ही, एक सेकंड, हाँ जी, सॉरी सेक्शन 161(2) में ये मैंडेटरी है कि विटनेस को आंसर देना ही देना है, लेकिन सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग, जिससे वो खुद फंस रहा हो, वो आंसर वो नहीं देगा, मतलब उसका बचाव दिया गया है। ठीक है, लेकिन सेक्शन 132 क्या कहता है? सेक्शन 132 कह रहा है भाई चाहे कोई भी आंसर हो, चाहे वो फंसता हो, उसका भी उसको जवाब देना है, लेकिन प्रोटेक्शन क्या दिया साथ में? प्रोविजो का प्रोटेक्शन दे दिया, जो हमने अभी देखा कि सेक्शन 132 के प्रोविजो में उसको प्रोटेक्शन दिया गया है। तो पहला डिफरेंस तो ये हो गया, सेक्शन 161(2) में अगर उसका जवाब सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग है, सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग मतलब उसका जवाब उसी को फंसा रहा है, तो वो जवाब देने के लिए मना कर सकता है। जो व्यक्ति है वो जवाब देने के लिए मना कर सकता है, लेकिन सेक्शन 132 में इस तरीके का कोई बचाव नहीं है, उसको जवाब तो देना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन उसका जो बचाव है कि वो स्टेटमेंट का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता कहीं पर, और उसका अरेस्ट नहीं किया जा सकता, उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन नहीं चलाया जा सकता, ये सब प्रोविजो में उसका बचाव दिया गया है, लेकिन जवाब उसको देना पड़ेगा। वहीं पे सेक्शन 161(2) में वो जवाब के लिए भी मना कर सकता है, भैया मैं इस सवाल का जवाब देने के लिए बाउंड नहीं हूं, बिकॉज इट माइट बी सेल्फ इंक्रिमिनेटिंग। ठीक है, अब आज ये 160 दूसरे पे, ये जो 161(2) है ये कहां पर इस्तेमाल होती है? एट द स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। देखिए हम क्या कर रहे हैं, अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, 154 में एफआईआर आई है, उसके बाद विटनेसेस को एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जा रहा है, तो सारा अभी कौन सी स्टेज है? अभी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज है। ठीक है, उसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगी, पुलिस रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट पेश होगी, उस पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेगा, फिर आएगी इंक्वायरी की स्टेज, और फिर जब चार्ज फ्रेम हो जाएंगे फिर ट्रायल की स्टेज आएगी। ठीक है, तो अभी हम इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पर हैं।
लेकिन सेक्शन 132 कहां पर अप्लाई होता है? ये होता है इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज पे, क्योंकि हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? विटनेस को जब हम कोर्ट में बुलाते हैं हम तब की बात कर रहे हैं। और यहां पर क्या था? विटनेस पुलिस थाने में था, यहां पे पुलिस ऑफिसर उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, यहां पे कोर्ट उससे पूछताछ कर रही है। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया स्टेज में कि 161(2) जो है वो अप्लाई होता है स्टेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर, और सेक्शन 132 अप्लाई होता है स्टेज ऑफ इंक्वायरी या फिर ट्रायल पे। ठीक है, अब आते हैं तीसरा डिफरेंस। जो 161(2) का एग्जामिनेशन है वो किसी भी व्यक्ति का हो सकता है। हमने क्या कहा था? एनी पर्सन। और नंदनी सतपथी के केस में क्या क्लियर हो गया था कि वो पर्सन अक्यूज भी हो सकता है, तो वो कोई भी हो सकता है, विक्टिम भी हो सकता है, विटनेस भी हो सकता है और अक्यूज भी हो सकता है। लेकिन एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस ओनली अनलेस द अक्यूज अपीयर्स एज अ विटनेस अंडर सेक्शन 315 सीआरपीसी। लेकिन 132 किस पर अप्लाई हो रहा है? 132 अप्लाई हो रहा है विटनेस पे, सिर्फ और सिर्फ किस पे अप्लाई हो रहा है? गवाह पे। यहां पर क्या था? अक्यूज पर भी हो रहा था। लेकिन क्या 132 अक्यूज पर होगा? ही नहीं होगा, सिर्फ एक सिचुएशन में होगा, सेक्शन 31 सीआरपीसी, जब अक्यूज अपने ही केस में गवाह बनने के लिए अप्लाई करता है, कोर्ट को परमिशन लेता है, उस केस में अक्यूज के ऊपर भी सेक्शन 132 अप्लाई होगा, क्योंकि अब अक्यूज एक विटनेस बन चुका है। ठीक है, अभी के लिए इतना समझ लिए, 315 हम बाद में डिटेल में करेंगे। बीच में आप ये कर सकते हैं कि आप एक बार 315 पे खुद पे नजर मार के उसको समझने की कोशिश कीजिए। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि 161(2) की जो एग्जामिनेशन है वो तीनों की हो सकती है, विक्टिम की भी, विटनेस की भी, अक्यूज्ड की भी। 132 जनरली वो एग्जामिनेशन विटनेस की होती है, तो विटनेस की होती है तो इसका मतलब अक्यूज्ड की नहीं होती। लेकिन जब अक्यूज्ड विटनेस बनकर आता है विटनेस बॉक्स में, तो उसकी भी 132 उस पर अप्लाई होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। दूसरा 161(2) में अक्यूज्ड विल गेट द प्रोटेक्शन ऑफ आर्टिकल 23। आर्टिकल 23 हम देख चुके हैं कि आप किसी को भी कंपेल नहीं कर सकते हो सेल्फ इनक्रिमिनेटिंग जवाब देने के लिए। लेकिन 132 के मामले में आर्टिकल 23 अप्लाई नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये विटनेस है। और आर्टिकल 23 किस पे अप्लाई होता है? अक्यूज्ड पे। भाई 132 में विटनेस है ना, गवाह को आप बोल रहे हैं कि गवाह तू जो आया है, तुझसे जो सवाल पूछा जा रहा है वो सही सही बता, तू सवाल को मना नहीं कर सकता है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 23 किस पे अप्लाई होता है? उसमें क्लियरली लिखा है अक्यूज्ड, कि भैया अक्यूज्ड को आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अंडर सेक्शन 132 द विटनेस अंडर सेक्शन 132 कैन गेट द प्रोटेक्शन ऑफ द प्रोविजो, बट आर्टिकल 23 एज दे आर नॉट अक्यूज्ड बट ओनली विटनेस, उसका नहीं मिलेगा। ठीक है, किसका प्रोटेक्शन मिलेगा? प्रोविजो का मिलेगा, जो उसके प्रोविजो में प्रोटेक्शन दे रखा है। आई होप दिस इज क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। अगला सवाल आता है कि इज द आईओ बाउंड टू रिकॉर्ड द एग्जामिनेशन ऑफ द विटनेस। अब देखिए क्या हुआ, ए को 160 का नोटिस दिया, आर बता, ए आ गया, ए से ओरल एग्जामिनेशन हुआ। हमने क्लियर कर चुकी एग्जामिनेशन क्या होगा? ओरल होगा। ओरल एग्जामिनेशन हुआ, ओरल एग्जामिनेशन के बाद क्या अब ये जो आईओ है जो ओरल एग्जामिनेशन में आया है, क्या आईओ को ये सारी चीज रिकॉर्ड करनी पड़ेंगी? चाहिए या नहीं चाहिए? करनी पड़ेंगी या नहीं करेंगी? शेल है, मे है, क्या रिपरकशन है, वो हम डिटेल में करते हैं। लेकिन फिर से दोबारा से बेरेक्ट खोलिए आप, देखिए अब आ जाइए आप सबसेक्शन 3 पे। द पुलिस ऑफिसर मे रिड्यूस इनटू राइटिंग। ठीक है, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम। क्या कह रहा है ये? मे रिड्यूस, यहां पर वर्ड है मे, शेल नहीं है। ठीक है, तो मे से क्या हो गया? ये पुलिस ऑफिसर का डिस्क्रिशन हो गया। ठीक है जी, चलिए तो वही हम यहां पे नोट्स में है कि सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 क्या बोलता है? मे रिड्यूस इनटू राइटिंग। अब मे आ गया तो आईओ इज नॉट बाउंड टू रिकॉर्ड, रेदर इट इज हिज डिस्क्रिशन। अब वो डिस्क्रिशन है, वो किसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना चाहता है और किसकी नहीं करना चाहता। लेकिन अगर वो मटेरियल विटनेस है, ये अच्छा बेरेक्ट में तो कहा गया मे, ठीक है, लेकिन कोर्ट्स की जजमेंट्स आई कि भैया अगर वो मटेरियल विटनेस है, मटेरियल विटनेस मतलब वो चश्मदीद गवाह है, उसने होते हुए देखा है, वो सबसे ज्यादा जरूरी विटनेस है, वो केस के लिए बहुत जरूरी विटनेस है, तो पुलिस ऑफिसर को उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी चाहिए।
ठीक है, वैसे तो क्या है, डिस्क्रिशन है। अब मान लिए अगेन ए को बुला रखा था, ए से ऐसा कुछ पता ही नहीं चला इन्वेस्टिगेशन में, कोई कॉन्क्रीट बात ही नहीं है, कुछ इंडिकेटर ही नहीं है, कुछ मतलब रिलेवेंट ही नहीं है मामला, तो यार अब उसकी स्टेटमेंट क्यों रिकॉर्ड करनी है? तो इसलिए कह दिया मे रिड्यूस। भैया अगर तू रिड्यूस करना चाहे लिखित में, उसको राइटिंग में करना चाहे तो तू उसको लिख सकता है, यू कैन राइट, जो भी ए बोल रहा है तू उसको लिखता चला जा, ठीक है, अपने आप लिख ले, ठीक है। लेकिन साथ में फिर जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स आई कि अगर मटेरियल विटनेस है, भाई ए ये कह रहा है कि मैंने बी को देखा, बी ने सी को चक्कू मारा और गोली मारी और उसकी मर्डर कर दिया, अब ये मटेरियल विटनेस हो गया ना, मेन आई विटनेस हो गया। जस्ट अ सेकेंड यार, ये इसका कलर चला गया, पेन, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ये इरेजर काम कर रहा है, पेन कैसे करेगा? पेन आ गया, यस सॉरी, हाँ जी ठीक है। तो मैं कह रहा था कि अगर वो मटेरियल विटनेस है, ठीक है, अगर वो मटेरियल विटनेस है, उस वही आई विटनेस है, उसके ही बयान पे सारा केस चलना है और उसकी भी आप स्टेटमेंट रिकॉर्ड ना करो, तो ये तो गड़बड़ झोला है ना भैया। तो उसमें कहा गया कि मटेरियल विटनेस की तो आप रिकॉर्ड कर लीजिए, अच्छा है, यू शैल, ठीक है। और अब सवाल उठता है कि मान लीजिए वो ना करे तो, अब मटेरियल विटनेस की स्टेटमेंट ना करे तो वही सब लॉजिक अप्लाई होंगे जो हम पहले अप्लाई कर रहे हैं, इसका मेरिट ऑफ द केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना वो जो विटनेस उसकी टेस्टिमनी पे फर्क पड़ेगा, लेकिन कोर्ट जो है वो थोड़ा सा सस्पिशियस हो जाएगा कि यार बी ने सॉरी ए ने देखा, बी ने सी को चक्कू मारा, तो ये चश्मदीद गवाह हो गया, आई विटनेस हो गया। अब ऐसे गवाह की पुलिस ने स्टेटमेंट रिकॉर्ड ही नहीं की, ये क्या चक्कर है यार? तो इसका मतलब सस्पिशन होना लाजमी है, तो वो सस्पिशन किस पे होगा? रोल ऑफ द पुलिस पे, और उस पे फिर वो एक्सप्लेनेशन सीख करेगा कि हाँ भैया रिकॉर्ड क्यों नहीं किया। और साथ में कोर्ट कॉशियस भी हो जाएगा कि यार इस विटनेस को, क्योंकि आई विटनेस है और क्योंकि इसकी प्रीवियस स्टेटमेंट कोई आई नहीं, पुलिस ने रिकॉर्ड नहीं की, तो मुझे थोड़ा सा कॉशियस होकर इसके बयान ऑब्जर्व करने चाहिए, तभी मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंचूं, ठीक है। तो इसको मैं समराइज करता हूं, मैंने आपको क्या कहा कि रिकॉर्ड जो करना है वो रिकॉर्ड करना डिस्क्रिशन है, क्योंकि मे शब्द का उपयोग किया गया है, कहां पे किया गया? सेक्शन 161(3) में। लेकिन साथ में डिफरेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट, इट हैज बीन मेड क्लियर दैट if the witness is a material witness, in that case you shall record the statement, and that sounds logical also, ठीक है। but what if the police officer or the investigating officer doesn't record the statement of the material witness? Then the court will be suspicious and will be cautious, explanation सीख करेगा पुलिस से कि भैया क्यों नहीं किया, लेकिन इसका मेरिट ऑफ द केस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि उसकी स्टेटमेंट को हम रिलायबल नहीं मानेंगे, थोड़ा सा कॉशियस हो जाएंगे क्योंकि प्रीवियस स्टेटमेंट उसकी कोई भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, लेकिन उससे मेरिट ऑफ द केस पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी भी तरीके का। आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर। तो अब हम आ गए हैं कि भैया रिकॉर्ड कर सकता है मे रिकॉर्ड, लेकिन रिकॉर्ड के कुछ क्राइटेरिया होने चाहिए ना, कुछ मोड होना चाहिए, कुछ तरीके होने चाहिए, कुछ रिकमेंडेशन होनी चाहिए, तो वो क्या है? तो सबसे पहले तो आज ये दोबारा से बेरेक्ट पे, देखिए जी, सेक्शन 161 का सबसेक्शन 3 चल रहा है, हमने बोल लिया मे रिड्यूस इनटू राइटिंग, आ गया ये। उसके बाद देखिए आगे पढ़िए, एनी स्टेटमेंट मेड टू हिम इन द कोर्स ऑफ एन एग्जामिनेशन अंडर द सेक्शन एंड इफ ही डज सो, अगर वो रिकॉर्ड करता है, he shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement he records. अपने लिए इंपॉर्टेंट है जो मार्क करना है, मेक ए सेपरेट एंड ट्रू रिकॉर्ड, ठीक है। इसका क्या मतलब है वो समझते हैं, सॉरी जी। तो अब हम कर रहे हैं मोड ऑफ रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट। तो मोड ऑफ रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट सबसे पहले आता है सेक्शन 161 का सबसेक्शन 3। वो क्लियरली ये कह रहा है कि अलग अलग विटनेस है, ईच ऑफ द विटनेसेस अगर उनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं तो उनकी रिकॉर्ड स्टेटमेंट सेपरेटली होनी चाहिए, उन सबका सेपरेट रिकॉर्ड होना चाहिए। उसका मैं एग्जांपल आपको देता हूं,
उसका एग्जाम्पल ये आता है कि मान लीजिए ए मर्डर्स बी, सी एंड डी वहां पर प्रेजेंट थे, दोनों का ऑरल एग्जामिनेशन हुआ और सी ने स्टेटमेंट दे दी कि मैंने ए को देखा कि ए ने बी को गोली मारी। ये स्टेटमेंट सी की है। डी को भी पुलिस ने बुलाया हुआ है, डी भी बोल रहा है कि ए ने बी को गोली मारी। अब देखो ये दोनों स्टेटमेंट सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब मान लीजिए पुलिस क्या करे कि एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करे और कहते सी एंड डी के जवाब यही थे, सी एंड डी की स्टेटमेंट यही थी। ये नहीं चलेगा, नहीं, सी की स्टेटमेंट अलग रिकॉर्ड करो, डी की स्टेटमेंट अलग रिकॉर्ड करो, चाहे वो एग्जैक्टली सेम स्टेटमेंट भी क्यों ना दे रहे हो, लेकिन दोनों की स्टेटमेंट सेपरेटली रिकॉर्ड होंगी। ठीक है, देखिए क्या हुआ, ओरल एग्जामिनेशन ऑफ सी डन एंड स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट देयरफॉर कन्वर्टेड इनटू राइटिंग, उसको राइटिंग में ले लिया। सिमिलरली डी आल्सो एग्जामिन्ड, डी स्टेटमेंट इज सेम एज दैट ऑफ सी, जो मैंने आपको बोला कि बिल्कुल सेम स्टेटमेंट है। इफ द IO decides to convert the same into writing, it has to be recorded separately even if it is same. अगर डी की भी स्टेटमेंट वो राइटिंग में कन्वर्ट करता है तो भैया सेपरेट करनी पड़ेगी। ये नहीं कह देगा कि डी की स्टेटमेंट, मान लीजिए सी की स्टेटमेंट उसने रिकॉर्ड करी, सी ने ये बोला, अब वो नीचे लिख दे कि डी की स्टेटमेंट भी यही थी। ना 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 ना, डी की स्टेटमेंट अलग से रिकॉर्ड आपको करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है, द स्टेटमेंट कैन बी यूज फॉर कॉन्ट्राडिक्शन by the opposite party and thus if his witness statement recorded then he will always object to the contradiction. अभी देखिए हम सेक्शन 162 जब पढ़ेंगे हम ये बताएंगे कि जब विटनेस को कोर्ट में ट्रायल के दौरान, इंक्वायरी या ट्रायल के दौरान गवाही के लिए बुलाया जाता है तो जो डिफेंस पक्ष है वो उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट से उसको कॉन्ट्रडिक्ट कर सकता है। ठीक है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए विटनेस ने यह कहा कि ए ने बी को गोली मारी और उसके बाद ए नॉर्थ की तरफ चला गया, नॉर्थ की तरफ भाग गया। ठीक है, और इमीडिएटली भाग गया, ये उसने कहा प्रीवियस स्टेटमेंट में, जो उसने पुलिस को स्टेटमेंट दी है। लेकिन गवाही में यह कह रहा है कि ए ने बी को गोली मारी और फिर वो वहीं पे लेट गया, वो 10 मिनट वहीं पे लेटा रहा और फिर वो साउथ की तरफ भाग गया। अब डिफरेंस आ गया ना, पहले वो कह रहा है कि इमीडिएटली भाग गया, वो कह रहा है कि नहीं वो वहीं पे लेटा रहा, फिर वो साउथ की तरफ भाग गए, तो देयर इज अ डिफरेंस इन स्टेटमेंट। तो अब जो डिफेंस है वो उसकी प्रीवियस स्टेटमेंट से उसको कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। अब प्रॉब्लम समझिए क्या है, मान लीजिए उन्होंने ए की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर ली, सी और डी की, जो हम एग्जाम्पल कर रहे थे। ठीक है, अब सी और डी की एक ही स्टेटमेंट उन्होंने रिकॉर्ड कर ली, उन्होंने लिख दिया कि सी ने स्टेटमेंट दी, डी की स्टेटमेंट भी यही थी। अब दिक्कत क्या होगी, मान लीजिए जब आप डी को कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो इस स्टेटमेंट का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि ये डी की स्टेटमेंट तो है नहीं, क्योंकि उन्होंने सेपरेट रिकॉर्ड नहीं बनाया। तो इसलिए ये प्रूडेंट कहा जाता है कि भैया, और 161(3) में भी क्लियरली बताया गया है कि जब भी आप एग्जामिनेशन करें, अगर आप उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करते हो तो हर विटनेस का आपको अलग रिकॉर्ड बनाना है। जितने विटनेस हैं और जितनों की रिकॉर्डिंग कर रहे हो आप उनका अलग रिकॉर्ड बनाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब आते हैं दूसरे कंडीशन पे, मतलब कंडीशन तो नहीं है लेकिन रिकमेंडेशन है। द रिकॉर्डिंग शैल बी इन क्वेश्चन आंसर फॉर्म एंड इन अ फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, आई और वी का जहां पर इस्तेमाल होता है। आई वेंट देयर, आई वॉज स्टैंडिंग देयर, आई सॉ, आई ऑब्जर्व्ड। ठीक है, और क्वेश्चन आंसर फॉर्म क्या होता है, क्वेश्चन आंसर फॉर्म ये होता है जब इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है एंड यू आर आंसरिंग, तो वो क्वेश्चन भी आएगा आंसर भी आएगा। आप वहां पर क्या कर रहे थे, मैं वहां पर सब्जी लेने के लिए जा रहा था। आप मौका वारदात से कितनी दूर थे, मैं मौका वारदात से 20 मीटर दूर था। आपने क्या देखा, मैंने ये देखा। क्या आप ए को पहले से जानते थे, हाँ मैं ए को पहले से जानता था। तो क्वेश्चन आंसर फॉर्म में करना है और फर्स्ट पर्सन मतलब मैं का शब्द का उपयोग करना है। दो, अगर वो नैरेटिव फॉर्म में इस्तेमाल कर लेते हैं और थर्ड पर्सन में कर लेते हैं। नैरेटिव फॉर्म का मतलब क्या है, क्वेश्चन आंसर में तो हो गया, नैरेटिव फॉर्म में कहानी की तरह। ठीक है, और थर्ड फॉर्म वह, ही। अब मान लीजिए उसने इस तरीके से रिकॉर्ड कर दिया पुलिस ऑफिसर ने कि मिस्टर ए वहां पर सब्जी लेने के लिए जा रहे थे। मिस्टर ए ने देखा जब वो वहां से 50 मीटर की दूरी पर थे तो उन्होंने देखा कि ए बी को चाकू मार रहा है। मिस्टर ए को पहले से नहीं जानते थे। तो ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन की फॉर्म में रिकॉर्ड किया और कैसा नैरेटिव, एक कहानी की तरह। तो
ये कहा गया है कि भैया कोशिश क्या मतलब रिकमेंडेड ये है कि आप क्वेश्चन आंसर में कीजिए और फर्स्ट पर्सन में कीजिए, लेकिन अगर आप नैरेटिव और थर्ड पर्सन में भी कर लेते हैं तो वो कोई मेटीरियल डिफेक्ट नहीं है, वो कोई इतना डिफेक्ट नहीं है कि उससे प्रोसिक्यूशन या केस के मेरिट पे कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन फिर भी आपसे रिकमेंडेड है कि आप क्वेश्चन आंसर फॉर्म में कीजिए और फर्स्ट पर्सन में कीजिए। ठीक है, अब आते हैं हम तीसरे पॉइंट पे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, हालांकि इंपॉर्टेंट तो पहले दो भी हैं। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए ये मिस्टर आयो हैं, इन्होंने ए को बुलाया। अब जब ये ए से पूछताछ कर रहे थे, इनके हाथ में एक छोटी सी डायरी थी, पुलिस वाले रखते हैं छोटी सी डायरी एक, ठीक है, उसमें कुछ भी जॉटिंग्स करते रहते हैं, मतलब कुछ कुछ लिखते रहते हैं, नोट्स बनाते रहते हैं, ठीक है, पॉइंट्स लिखते रहते हैं। अब क्या हुआ कि आयो ने जब ये स्टेटमेंट दे रहा था तो अपनी डायरी में लिख लिया, भाई वो भूल जाएगा ना, डायरी में जॉटिंग्स कर ली, लेकिन क्या ये जॉटिंग्स रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट मानी जाएंगी? सवाल ये बनता है। ठीक है, तो क्लियर ये कहा गया कि जो जॉटिंग्स, जो पॉइंट मेड बाय द आईओ व्हाइल एग्जामिनेशन कैन बी ट्रीटेड एज कांट बी ट्रीटेड, उसको आप रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट नहीं मानोगे। रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट क्या होता है? जब बाकायदा आप उसको रिकॉर्ड करें, सवाल जवाब के फॉर्म में करें, नैरेटिव में करें, पूरा डिटेल्ड करते हैं। लेकिन जब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, एक छोटा सा अपनी डायरी में पॉइंटर्स लिख रहे हैं कि अच्छा उसने ये जवाब दिया, उसने ये जवाब दिया, अभी आपको क्लियर भी नहीं है कि मैं इसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करूंगा या नहीं करूंगा, अभी तो आप उससे पूछताछ कर रहे हैं, तो इन जॉटिंग्स को रिकॉर्डिंग ऑफ द स्टेटमेंट नहीं माना जाएगा। जॉटिंग्स का पर्पस सिर्फ क्या होता है कि उसकी मेमोरी में रहे चीजें और आगे उसको कोई रिपोर्ट बनानी है तो उसके लिए वो उसका इस्तेमाल कर सके। तो जो जॉटिंग्स वो करता है, पॉइंटर जो लिखता है वो इन्वेस्टिगेशन, पूछताछ के दौरान, तो उसको रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द विटनेस नहीं माना जाएगा। अगला सवाल आता है, एक विटनेस गया और उसने लिखित में सारा बयान अपना दे दिया कि भैया ये मेरा बयान है, ये मैं कहना चाहता हूं, तो क्या ये 161(3) की स्टेटमेंट मानी जाएगी? 161(3) की स्टेटमेंट कौन सी थी? वो स्टेटमेंट जो पुलिस ने एग्जामिन किया और उसके बाद उसको पेन डाउन कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया। तो क्या एक आदमी सीधा अपना बयान थाने में गया, मान लो उसको नोटिस आया, इसको इस तरीके से समझते हैं, मान लो मिस्टर ए को पुलिस ने 160 का नोटिस दिया कि आके भैया इस मामले में आप आके बता दीजिए। मिस्टर ए ने क्या करा, जो भी उसको पता था ना, घर पे ही बैठ के उसने उसको लिख लिया और जाके पुलिस थाने में कह दिया जी ये मेरा बयान है, ये मैं कहना चाहता हूं। पुलिस ने वो बयान लगा लिया, ठीक है, तो क्या ये रिकॉर्डिंग अंडर सेक्शन 161(3) मानी जाएगी? ठीक है, तो इसका जवाब है सेक्शन 161 कहता है कि रिकॉर्डिंग ओनली इन द कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन। यहां पर क्या हुआ है, अपने घर से बना के लाया है, एग्जामिनेशन तो शुरू ही नहीं हुआ। एग्जामिनेशन कब शुरू होगा? जब वो थाने में जाएगा और पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उससे एग्जामिनेशन करेगा, पूछताछ करेगा। तो जो पूछताछ के दौरान स्टेटमेंट दी गई है और वो स्टेटमेंट जो रिकॉर्ड हो रही है वो 161(3) की स्टेटमेंट है। अब घर से ही कोई लिया है तो वो एग्जामिनेशन के दौरान थोड़ी ना है। तो सेक्शन 161 वो कह रहा है कि सेक्शन 161 में जो रिकॉर्डिंग है वो कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन होनी चाहिए। इसका मतलब विटनेस शैल बी ओरली एग्जामिन्ड, उसका पहले ओरल एग्जामिनेशन हो क्लॉज 1 में और उसके बाद उस स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाए क्लॉज 3 में। ठीक है, तो ये 161(3) की स्टेटमेंट मानी जाएगी। इसलिए अगर विटनेस खुद पे खुद स्टेटमेंट लिया आता है तो वो 161(3) की स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी, वो 162 में फिर भी फॉल कर सकती है। 162 क्या होता है वो हम अगले एपिसोड में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि दैट इट में फॉल अंडर सेक्शन 162, लेकिन 161 सबसेक्शन 3 में वो स्टेटमेंट नहीं आएगी। ठीक है, दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात है कि सेक्शन 162 ये बार करता है कि भैया साइन नहीं करवाएंगे आप। मान लीजिए आपने स्टेटमेंट ले ली, उसको रिकॉर्ड करा लिया, क्वेश्चन आंसर फॉर्म में हो गया, आप विटनेस को ये नहीं बोलोगे कि इस पे साइन कर दे, नो, दैट इज नॉट अलाउड। तो इसलिए भी जो रिटन स्टेटमेंट है वो अलाउ नहीं होगी। क्यों? अगर वो उसकी खुद की लिखाई में है तो एक तरीके से साइंड हो गई ना, भाई उसकी खुद की लिखाई में है, तो इसलिए भी जो ऑलरेडी हैंड रिटन स्टेटमेंट है विटनेस की वो 161(3) की स्टेटमेंट नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 161(3) की स्टेटमेंट जब मानी जाएगी जब वो कोर्स ऑफ एग्जामिनेशन में लिया जाए, पहले उसका ओरल एग्जामिनेशन हो और उस ओरल एग्जामिनेशन को हम कन्वर्ट कर लें राइटिंग में। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। A statement has been recorded under section 161
कैन द विटनेस हु मेड द स्टेटमेंट बी मेड टू साइन द स्टेटमेंट? ये मैंने आपको बताया, सेक्शन 162(1) क्लियरली ये कहता है द विटनेस हु मेड द स्टेटमेंट शैल नॉट बी मेड टू साइन द स्टेटमेंट। जिसने भी स्टेटमेंट दी है उससे आप उस स्टेटमेंट पे साइन नहीं कराएंगे। तो क्या किया जाएगा? तो देखो एक चीज थोड़ा सा प्रैक्टिकल मैं आपको एक चीज बता रहा हूं। ओके, ए को 160 का नोटिस मिला, ए थाने में पहुंच गया, आईओ ने उससे सवाल जवाब किए, 161 की एग्जामिनेशन की, उसको उसके सवाल जवाब में एग्जामिनेशन में लगा कि हाँ ये रिकॉर्ड करने लायक चीज है, उसने रिकॉर्ड कर लिया। ठीक है, अब ये स्टेटमेंट उसने रिकॉर्ड कर ली है, 1 2 ये इसमें जो भी उसने सवाल जवाब किए वो सब है। ठीक है, अब सेक्शन 162(1) क्लियरली ये कह रहा है कि इस पे साइन नहीं होगा। किसका साइन नहीं होगा? विटनेस का। विटनेस से साइन नहीं लिए जाएंगे कि हाँ अच्छा भाई साइन कर दे, तूने ये जवाब दिए पढ़ ले इनको और तेरे ही जवाब है ना और साइन कर दे। ना 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 ना, दैट इज नॉट अलाउड। क्यों नहीं होगा वो 162 में देखेंगे, अभी के लिए समझ ले कि साइन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन किसके साइन होंगे? क्या किसी के नहीं होंगे? तो यहां पर एक छोटी सी बात आती है कि 2 आदमियों के साइन होंगे। एक तो पीओ हिमसेल्फ, पुलिस ऑफिसर खुद साइन करेगा, और दूसरा विटनेस ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए ध्यान से वर्ड समझिएगा, विटनेस ऑफ एग्जामिनेशन का क्या मतलब है? एक व्यक्ति जिसने एग्जामिनेशन को विटनेस किया हो। उदाहरण के तौर पे जब आईओ ने ए का एग्जामिनेशन किया तो आईओ ने बी को बुलाया जो कि एक न्यूट्रल पर्सन है और इसके सामने एग्जामिनेशन किया, इसके सामने सवाल जवाब किए। तो इसने क्या किया? इसने उस एग्जामिनेशन को विटनेस किया, इसने देखा है, इसके सामने हुए हैं। तो इस बी के आप उस पर साइन ले लीजिए, अटेंडिंग विटनेस जिसको हम बोल रहे हैं। क्यों ले लीजिए? कल को जब ये मुद्दा उठेगा कि क्या ये स्टेटमेंट इसने दी थी, तो हो सकता है ए कह दे नहीं मैंने तो नहीं दी, तो वहां पर ये जो विटनेस है जिसके सामने ये स्टेटमेंट दी गई है उसको बुलाया जाएगा जिसके साइन है। हाँ भैया क्या इसने आपके सामने स्टेटमेंट दी थी? हाँ जी इसने मेरे सामने स्टेटमेंट दी थी। तो जो विटनेस है जिसके सामने मिस्टर ए स्टेटमेंट दे रहे हैं तो उसके साइन ले लीजिए, उसका नाम ले लीजिए, उसका एड्रेस ले लीजिए और साथ में पुलिस भी ऑफिसर भी उस पर साइन कर देगा। तो अगेन मैं इसको थोड़ा समराइज करता हूं, यहां पे सिग्नेचर जो हैं वो विटनेस के नहीं होंगे अगर स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए 161 में, लेकिन किसके होंगे? पुलिस ऑफिसर हिमसेल्फ। एंड अगर कोई विटनेस टू एग्जामिनेशन है, किसी व्यक्ति ने उस एग्जामिनेशन को विटनेस किया है, उसके सिग्नेचर हो जाएंगे, उसका नाम, एड्रेस और उसके साइन। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर कि उसके साइन नहीं होंगे, किसके साइन होंगे मैं आपको बता चुका हूं। अब आता है स्पेशल प्रोविजंस इन केस ऑफ रेप विक्टिम। रेप विक्टिम के मामले में कुछ स्पेशल प्रोविजंस हैं इन्वेस्टिगेशन को लेके, एग्जामिनेशन को लेके, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हमें अलग अलग सेक्शंस में जाना पड़ेगा। 157 सेक्शन, सब सेक्शन 1 का प्रोविजो, सेक्शन 160 का प्रोविजो, सेक्शन 161(3) का प्रोविजो और सेक्शन 164 सब सेक्शन 5 है। तो सेक्शन 157 पे चलते हैं, हम उसका प्रोविजो देखते हैं। देखिए निकाल लीजिए ये प्रोविजो, देखिए प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन रिलेशन टू एन ऑफेंस ऑफ रेप रिकॉर्डिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ द विक्टिम शैल बी। एक सेकंड रुकिए। अभी ये क्लास ना हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। एक्चुअली मुझे कहीं पे निकलना था एंड आई एम गेटिंग लेट फॉर दैट, तो थोड़ा सा इमरजेंसी में निकलना पड़ेगा। ये जो लास्ट बचा है ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। एंड बाकी मतलब दिस वाज द लास्ट थिंग दैट वी हैव टू कवर इन दिस क्लास। तो सिर्फ ये बचा है, ये हम अगले एपिसोड में कर लेंगे और आई कैच यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।